Hello everyone, welcome again. Today in this video I am going to share a topic that is common structural feature of amino acid. लास्ट वीडियो में मैंने आपको अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था, जिसमें मैंने आपको एक सिंपल सी जो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है वो बताई थी, जो कि इस तरीके से है, जिसमें एक कार्बन होता है, उसके साथ दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक उसके पास साइड चेन होती है। तो जो ये साइड चेन होती है ये वेरी करती है, और ये वेरी करती है इसी वजह से जो अमीनो एसिड होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अब तक उनमें टोटल 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस आर चेन की वजह से ही डिफरेंट होते हैं। ये आर चेन एलिफेटिक, एरोमेटिक या फिर सिंपल हो सकती है। अगर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये एक सिंपल अमीनो एसिड होता है, दैट इज़ ग्लाइसिन। और अगर ये एरोमेटिक और एलिफेटिक होती है तो ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो अभी जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल फीचर बताऊंगी। टोटल 20 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको 10 पॉइंट बताने वाली हूँ। और ये पॉइंट जो हैं आप इस स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताई है उससे थोड़ा मतलब कि मैच करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ ऑल 20 अमीनो एसिड आर अल्फ़ा अमीनो एसिड। अल्फ़ा अमीनो एसिड से क्या मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है किसी कार्बन की चेन में, तो आयुपैक के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही जो है फर्स्ट नंबर देते हैं, उसकी प्रायोरिटी रीज़न वही रहता है। और उसके बाद जितने भी कार्बन उसके साथ अटैच होते हैं उनको हम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑल 20 अमीनो एसिड हैं जो अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड क्यों होते हैं, क्योंकि इन सब के पास एक अल्फ़ा कार्बन होता है, और अल्फ़ा कार्बन के ऊपर ही 4 वैलेंसी जो स्पेस खाली होता है उन्हीं पर डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। इसीलिए हर एक जो अमीनो एसिड होते हैं वो 20 अमीनो एसिड जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड हैं। दे हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि मैंने आपको बताया था कि इनके पास COOH ग्रुप होता है, एंड एन अमाइनो ग्रुप जो कि उसकी अनदर पोजीशन पे अटैच होता है, NH2 ग्रुप बाउंडेड टू द सेम कार्बन एटम। वो सिर्फ और सिर्फ एक सेम कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं, दैट इज़ द अल्फ़ा कार्बन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है कार्बन जो कि अल्फ़ा कार्बन है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद वाला कार्बन है इसलिए हम इसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। ये ग्रीक लेटर्स होते हैं, और यहाँ पे ये कार्बन फर्स्ट नंबर पे है और ये सेकंड नंबर पे है, लेकिन हम इसको फर्स्ट सेकंड डिनोट ना करके अल्फ़ा से डिनोट करेंगे, और ये हमारा प्रायोरिटी रीजन वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। इसके साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, एमिनो ग्रुप अटैच है, H पॉजिटिव अटैच है और R साइड चेन अटैच है, और ये अल्फ़ा कार्बन है। तो यही जो है इन दो लाइन में लिखा गया है। सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज़ द डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर साइड चेन और आर ग्रुप। ये चीज़ में मैंने आपको बताई कि वो अपने आर ग्रुप अगर ये वेरी कर गई तो पूरा का पूरा अमीनो एसिड वेरी कर जाएगा। अगर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल अगर मैं सेट करती हूँ, जैसे कि आप ट्रिप्टोफेन के एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग होगी एक। अगर आप यहाँ पे H लेते हो डायरेक्ट आर की जगह, तो आप इसको ग्लाइसिन अमीनो एसिड कंसिडर कर सकते हो। अगर आप किसी तरह की एलिफेटिक चेन को लेते हो तो आप इसमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को कंसिडर कर सकते हो, लाइक थ्रियोनिन वगैरह हो गए। अगर यहाँ पे लाइक CH3OH आप अटैच कर देते हो तो वो सीरीन हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक अल्कोहलिक ग्रुप हो जाता है। तो ये सारी जो एग्जाम्पल हैं या जो 20 अमीनो एसिड हैं, डिफरेंट 20 अमीनो एसिड, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक कॉमन जो स्ट्रक्चर है वो ये चीज़ डिफाइन करती है कि इसके पास ये दो ग्रुप होंगे, एक आर चेन होगी, आर चेन वेरी करेगी तो अमीनो एसिड वेरी करेगा। थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि जो यहाँ पे आर चेन लिखी गई है, अब मान लो मेरे पास अल्फ़ा कार्बन तो है, लेकिन हो सकता है इस आर चेन में और भी सारे एलिफेटिक कार्बन जो है वो बहुत एलिफेटिक चेन जो है कार्बन की वो बहुत लंबी हो, तो आप उनमें भी तो कार्बन जितने होंगे उनको भी तो किसी नंबर से या किसी ग्रीक लेटर से डेजिग्नेट करोगे, उसको डिज़ाइन करोगे। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको बीटा, गामा, डेल्टा इस तरीके से जो है आप लिखते हो। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, सॉरी, द एडिशनल कार्बन इन एन आर ग्रुप, यानी कि अगर आर ग्रुप में कोई एडिशनल कार्बन है, कॉमनली डेजिग्नेट एज बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ये तो हमारे 3 पॉइंट है जो बहुत ही यहाँ पे कॉमन लिखे गए हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखा है, इन सम केसेस सच एज अमीनो एसिड विद हेट्रोसाइक्लिक आर ग्रुप द ग्रीक लेटर सिस्टम इज एम्बिगुअस एंड द नंबरिंग कन्वेंशन इज देयर फॉर यूज्ड। इनका कहने का मतलब ये है
कि अब तक हम COH के साथ जो कार्बन था उसको अल्फ़ा लिख रहे थे, बीटा लिख रहे थे, गामा लिख रहे थे, इस तरीके से हम उसको डिनोट कर रहे थे। लेकिन अगर आप इसी तरीके से ग्रीक लेटर करते रहोगे उनको तो ये बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अगर हमारे R ग्रुप में कोई हेटेरोसाइकिल है, मतलब कोई और भी ऐसी रिंग है जिसमें बहुत सारे कार्बन हैं, तो आप उनको ग्रीक लेटर नहीं दोगे, आप उनको नंबर कन्वेंशन दोगे। नंबर कन्वेंशन लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आप उसको नंबर में लिखोगे। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। लाइक इस तरीके से अगर यहाँ पे कार्बन है, ये है मेरे पास अल्फ़ा कार्बन, राइट, और ये है इसके साथ COOH ग्रुप इसके साथ अटैच है। बट एज्यूम कर लो कि अभी COH ग्रुप के साथ कोई कार्बन, जो यहाँ पे तो NH रहेगा ही अपना अमीनो ग्रुप, और यहाँ पे इसके साथ H रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो R की पोजीशन है उसके साथ मान लो यहाँ पे कोई CH3OH है, या हो सकता है CH2, इस तरीके से है। आपने इसको अल्फ़ा दे दिया, इसको बीटा दे दिया, इसको गामा दे दिया, लेकिन अगर इसी तरह आप और बनाते जाओगे कार्बन तो आप उनको भी नंबरिंग करोगे, लेकिन वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। तो इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको उस तरीके से नंबर ना दो। आप उसको किस तरीके से नंबर दो, आप यूज़ कर सकते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इस तरीके से आप उसको नंबर दे सकते हो। ये एक ईजी वे रहेगा इस चीज़ को डिफाइन करने का। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर ऑल द अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन द अल्फा कार्बन इज बॉन्डेड टू फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब अब सिर्फ एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताई थी कि सिर्फ एक ग्लाइसिन एक ऐसा कार्बन होता है जिसके पास ग्लाइसिन एक ऐसा सिंगल अमीनो एसिड होता है जिसके पास दो जो हैं हाइड्रोजन होंगे। अदरवाइज़ अगर आप और किसी अमीनो एसिड की बात करोगे तो उसमें जितने भी ग्रुप होंगे कार्बन के चारों तरफ वो डिफरेंट होंगे। उसके पास होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, अमीनो ग्रुप होंगे, R ग्रुप होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। लेकिन अगर ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन में R ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन एटम से, जिसकी वजह से वो दोनों सेम हो जाते हैं। तो इसीलिए एक्सेप्ट ग्लाइसिन के एक्सेप्शन को आप बेसिकली याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी अमीनो एसिड होंगे वो सबके सब 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होंगे। 6th पॉइंट है, द अल्फा कार्बन एटम इज द कायरल सेंटर। कायरल सेंटर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि जिस भी कार्बन के पास चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट ग्रुप से अटैच होती हैं, हम उनको कायरल कार्बन से डिनोट करते हैं, और दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन के पास जो दो वैलेंसीज हैं वो दोनों वैलेंसी सेम हाइड्रोजन एटम से अटैच होंगी, इसी वजह से हम बोलते हैं कि दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट डजेंट हैव एनी कायरल सेंटर। बट अगर हम और किसी अमीनो एसिड की बात करते हैं तो एवरी अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन हैव कायरल सेंटर, दैट्स व्हाई दे आर ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड। 7th जो पॉइंट है, दैट इज द अमीनो एसिड रेजिड्यू इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एक्सक्लूसिवली एल स्टीरियोआइसोमर्स। आप केमिस्ट्री में स्टीरियोआइसोमर्स के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है स्पेस में चेंज हो जाती है। तो इसी तरीके से आप सिर्फ इस चीज़ को याद रखना कि जितने भी अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं वो सारे के सारे मोस्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली, सब नहीं होते लेकिन बहुत सारे मोस्टली जो होते हैं दे आर एल स्टीरियो आइसोमर। एल शेप में जो एल फॉर्म होती है वो उसमें पाए जाते हैं। एल और डी दो फॉर्म होती हैं, जैसे राइट और लेफ्ट हैंड होते हैं, इसी तरीके से एल एंड डी, दीज आर द टू आइसोमेरिक फॉर्म। तो मोस्टली जो अमीनो एसिड होते हैं दे आर फाउंड इन एल स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म। सम आर डी अमीनो एसिड। तो 8th पॉइंट जो है वो यही कह रहा है दैट D amino acid residue have been found only in a few generally small peptide। स्मॉल पेप्टाइड से मतलब आप ये लगा लो कि अगर कोई भी प्रोटीन की चेंज जो 50 अमीनो एसिड से कम की होती है उसका हम पेप्टाइड बोल देते हैं। तो जनरली स्मॉल पेप्टाइड जो होंगे उसमें जितने भी, मान लो अगर आपके पास एक 1 से लेके 50 तक की या 1 से लेके 25 की कोई प्रोटीन है जिसको हम पेप्टाइड बोलेंगे क्योंकि 50 अमीनो एसिड से कम की है, और इसमें अगर जो अमीनो एसिड होते हैं तो उसमें जो अमीनो एसिड होते हैं ना वो वाले अमीनो एसिड जो है मोस्टली डी फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर आप कोई बड़ी प्रोटीन ले रहे हो तो उसमें जो अमीनो एसिड पाए जाएंगे वो हमारे पास एल फॉर्म में मिलेंगे, एल स्टीरियो आइसोमर होंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखना। डी अमीनो एसिड रेजिड्यू हैव बीन फाउंड ओनली इन अ फ्यू जनरली स्मॉल पेप्टाइड इंक्लूडिंग सम पेप्टाइड ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल में कुछ पेप्टाइड पाए जाते हैं, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जो अमीनो एसिड हैं वो डी फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड सर्टेन पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स की पेप्टाइड प्रोटीन नेचर की एंटीबायोटिक्स होती हैं उनमें भी डी अमीनो एसिड जो हैं वो मिलते हैं, अदरवाइज डी अमीनो एसिड कॉमन नहीं होते हैं।
उसके बाद अमीनो एसिड्स आर क्लासीफाइड बाय आर ग्रुप से आप इनको क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे जैसे आर ग्रुप वेरी करता है वैसे वैसे अमीनो एसिड भी वेरी करता है। एंड लास्ट पॉइंट इज व्हेन अमीनो एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज अ डाइपोलर आयन और ज्विटर आयन। ज्विटर आयन की एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, जिसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा और वो न्यूट्रल होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।